This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध दशमी दिनांक 24 डिसेंबर 2020 माधव निदान मधुकोष्ठिका कारण शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छन्मुनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। अलग अलग दोष व्याधियों में दोष अलग अलग व्यापार किन किन आधारों पर करते होंगे। आज सांगे अलग अलग व्यापार किन किन आधारों पर। बढ़िया। तो मैंने सुझाव दिया था कि मुझे पहले ही इसके बारे में पूछे, तो अच्छा हुआ कि सवाल पूछा। एकाच वेळेला जर अनेक व्याधी असतील तर नेमकं वेटेज कशाला द्यायचा हा दुसरा. आणि चिकित्सेच्या संदर्भात आपण इतके प्रकार बघतो की दाताचा असं तपासून निर्माण करतो, पण त्याला जर आपण औषधं देत नाही तर त्याचं नेमकं काय करावं. आता हे निदानाच्या संदर्भात नसल्यामुळे तो दुसरा प्रश्न जास्त योग्य आहे की खूप रोग आहेत तर नक्की वेटेज कशाला द्यायचं. मी विसरलो तुम्हाला सांगतो ना. इसमें ऐसा है कि किन किन व्याधियों में दोष जो है वो कौन से रोग को निर्माण करेंगे। अलग अलग व्यापार किन किन आधारों पर करते हैं। एको हेतुरनेकस्य तथैकस्य एक एव हि व्याधिरेकस्य चानेको बहुना बहु। ये चरक निदान स्थान 8वें अध्याय में सूत्र है। तो एक कारण अनेक, एक रोग का हेतु होता है, एक कारण अनेक रोगों का हेतु होता है। अनेक कारण एक रोग के होते हैं, अनेक कारण अनेक रोगों के हेतु होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोष किस ढंग से, किस प्रकार के व्याधि का व्यापार शुरू करेगा, ये किस पर निर्भर रहता है, ये सवाल है। तो हम थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक एक हेतु को अगर हम ले लेंगे तो हेतु कोश में या अभी हमारे प्रातिपदिक कोश में एक हेतु से क्या क्या भाव निर्माण हो सकते हैं इसके बारे में पता चलता है। उसमें दोष के प्रकोप के बारे में भी बात होती है, अगर वो व्याधि हेतु भी है तो उसके बारे में भी बात होती है, अगर वो किसी स्रोतस के दृष्टि का हेतु है वो भी बात होती है, और अगर वो किसी तरीके से अग्नि के ऊपर काम कर रहा है तो वो भी इसमें आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब भी हम निज व्याधि की बात करते हैं तो उसमें
सबसे अहम है रोल दोष का, क्योंकि वही प्रकोपित होकर कहीं अन्य जगह पे जाकर किसी दूसरे से मिलकर रोग की निर्मिति करता रहता है, ऐसा। अब ये दोष जो हम कारणों का विचार करेंगे तो वो कारण किस दोष के लिए उपयुक्त होंगे, इस दोष को कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये ज्यादा जिक्र औषध कोश या स्कंद कोश में नहीं हुआ था, जो हम अभी प्रातिपदिक कोश के डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, इसके बारे में काफी जिक्र कर रहे हैं। तो हमने 3 तरीके से आउटपुट्स सोचे हैं। एक साक्षात व्याधि, ये कारण से जो व्याधि निर्माण होते हैं वो हेतुओं के आधार पर और लक्षणों के आधार पर कौन से व्याधि निर्माण हो सकते हैं वो वहां पर पता चलेगा। अगर वो किसी व्याधि की पूर्व रूप अवस्था है लक्षणों के आधार पर, तो उसके बारे में पूर्व रूप के जरिए उसके बारे में पता चल जाएगा। और तीसरा जो है वो दोष धातु मल के संबंध में है। जो भी शारीरादि भाव है, चाहे दोष हो, चाहे धातु हो, उपधातु हो, बल हो, वगैरह वगैरह, और अग्नि जैसे भाव, इनके ऊपर उन कारणों का क्या परिणाम होता है, उन कारणों से कौन से शारीरिक भाव बिगड़ सकते हैं। तो इसमें फिर भी अहम मुद्दा दोष का रहेगा, लेकिन यहाँ पे जिक्र होगा वो केवल दोष का नहीं होगा, धातु, उपधातु, मल, अग्नि, इन सभी के बारे में विचार विमर्श वहां पे होता होगा। और एक कारण को लेकर कौन कौन से भाव बिगड़ने वाले हैं ये पता चलेगा। अब मरीज में जो भी कारण पाए जाए वो सभी उसमें इंटर हो जाएंगे और उनका क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा कि इनमें कॉमन कार्य कौन से है। इस प्रकार से जैसे हम लक्षणों में भी क्रॉस सेक्शन ले लेंगे कि ये सभी लक्षण किस व्याधि में कॉमन इस प्रकार के है, तो संभवतः वो व्याधि होने की संभावना ज्यादा ज्यादा इस प्रकार की होगी। उसी प्रकार सभी कारण जिस रोग में होंगे वो होने की संभावना ज्यादा होगी। अब ये जो दोष प्रकोप या कुछ इसमें प्रतीत हो रहा है वो बाकी सामग्री कैसी है इसके आधार पर किस रोग को निर्माण करेगा ये निर्भर होता है। और उसमें एक अहम मुद्दा आनुवंशिकता का है। सभी कारण समान है, फिर भी आनुवंशिकता किसी रोग की है तो वो रोग होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर कैंसर की आनुवंशिकता है तो कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहेगी, अगर हृदरोग की आनुवंशिकता है तो हृदरोग होने की संभावना रहेगी, अम्ल पित्त की आनुवंशिकता है तो अम्ल पित्त निर्माण होने की क्षमता इसमें ज्यादा रहेगी। पूर्वोत्पन्न व्याधि क्या है ये भी एक अहम चीज है। अगर पहले वाला अम्ल पित्त है और दोष सप्रेस इस प्रकार से हो गए और फिर उन्होंने दूसरा कुछ मार्ग ढूंढ लिया और उपद्रव उसका निर्माण हो गया इस प्रकार से, तो मूलभूत जो व्याधि है उसके जो दोष है वो अगर उपगृहित हो जाता है, उनको कुछ तरीके से बल मिलता है, तो उस व्याधि का जो उपद्रव है वो निर्माण करने की क्षमता उसमें रहेगी। जैसे कि प्रतिष्ठा है और दोषों का शमन नहीं हुआ बल्कि उनको और बल मिल गया तो प्रतिष्ठा के का साथ कास, फिर उसके साथ श्वास, राजयक्ष्मा, इस प्रकार की संप्राप्ति हो सकती है। तो हमें उसके बारे में थोड़ा सजग होना पड़ेगा।
और बाकी जो कारण है वो किस रोग की तरफ उसको लेके जाने वाले हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए हम क्रॉस सेक्शन लेना चाहते हैं। जितने भी कारण मरीज में उपलब्ध होंगे वो सभी उसमें भरे जाएंगे, और उन कारणों में जो कॉमन होगा, चाहे व्याधि हो, चाहे दोष हो, दो धातु हो, उपधातु हो, जो भी है, वो जो कॉमन होगा वो बनने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा है। तो फिर संप्राप्ति इस व्याधि की तरफ मुड़ेगी, उस व्याधि की तरफ मुड़ेगी, ये थोड़ा पता लगाएंगे। और फिलहाल तो ये रिट्रोस्पेक्टिव एंगल से चलता रहेगा कि मरीज में ये व्याधि निर्माण हुआ है, चाहे हम किसी दूसरे तरीके से उस व्याधि के नतीजे पर पहुंचे हैं, और रिट्रोस्पेक्टिवली ये कारण है, ये लक्षण है, इसलिए ये व्याधि निर्माण हुआ। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। बात आती है जब हमें प्रेडिक्शन करना है उस समय। तो जिन रोगियों में व्याधि निश्चित है कि यही व्याधि है, उनमें ये देखकर कि इस प्रकार के कारण हुए थे, इस प्रकार के लक्षण दिख रहे थे, और इसलिए ये व्याधि हमने निश्चय इसका कर लिया, ये व्याधि निर्माण हो गया इस प्रकार से। इथे फक्त एकच शंका आहे की एखादं मूलस्थान अव्वलच आहे, हे कसं ओळखायचं पूर्वीपासून? वो आघात की हिस्ट्री अगर होती है कि मूलस्थान का अवलत्व, ये कारण होता है। और व्यानेन वसधातुरी विक्षेपोचितकर्मा युगपत् सर्वोजस्रम देहे विक्षिप्यते सदा, क्षिप्यमाणः स्ववैगुण्यात् और अवैगुण्यात्, दो पार्ट है। तो स्ववैगुण्य से जहाँ उसकी गति खत्म हो जाती है वहीं पे रुक जाता है, और खवैगुण्य से जहाँ पे कुछ अबलत्व इस प्रकार का है, उस दोष के लिए आश्रय करने के लिए अच्छी जगह है, तो वहां पे रुक जाता है। तो ये खवैगुण्य अनुवंशिकता से भी आता है, ये खवैगुण्य आघात वगैरह इस प्रकार के कारण भी आता है, और मानसिक आघात भी उसमें हिस्सा ले सकता है कि अचानक कुछ हादसा इस प्रकार का हो गया और खवैगुण्य वहां पे निर्माण हो गया इस प्रकार से। तो कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावतां यत्र संगत खवैगुण्यात् व्याधिस्तत्र उपजायते। यहाँ तो स्पष्ट रूप में खवैगुण्य का ही निर्देश इस प्रकार का किया गया है। तो उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। पूर्वोत्पन्न जो व्याधि है उसके आधार पर भी खवैगुण्य ढूंढ सकते हैं कि ये कुष्ठ व्याधि पूर्व पहले हुआ हो चुका है इस प्रकार से, या प्रमेय हो चुका है इस प्रकार से, तो ये दोष अबल इस प्रकार से रहेंगे, ये दोष दुष्ट रहेंगे, और फिर उन दोषों को लेकर, उन दोषों को लेकर व्याधि बनने की, दूसरा व्याधि बनने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की रहेगी। अब जब अनभिव्यक्त लक्षण व्याधि है, ज्यादा स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है या संदेह है इसके बारे में, तो एक तो इनका कहना है कि उपशय अनुपशय इनके द्वारा परीक्षा करें। हमारे हिसाब में ये दोष दूष्य वगैरह जो है उनके बारे में भी सोच सकते हैं, और फिर उनके आधार पर उसकी चिकित्सा, उसके बारे में निश्चय कर सकते हैं। तो ये काफी दिक्कत वाला मामला है, और बहुत सारे भाव है जिनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि इस प्रकार का व्याधि या इस प्रकार का दोष धातु मल इनके बारे में वैषम्य निर्माण हुआ है,
इन कारणों के जरिए हुआ है, ये इन लक्षणों के द्वारा व्यक्त इस प्रकार का हो गया है। और फिर उसके लिए ये चिकित्सा करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो हम फिलहाल किसी मरीज का एनालिसिस कर रहे हैं या किसी भी मरीज के बारे में आगे क्या हो सकता है ये सोच रहे हैं, ये भी अहम चीज रहेगी। हमारे सामने मरीज है, उसका डायग्नोसिस हम कर चुके हैं दूसरे किसी आधार पर, लक्षणों के आधार पर वगैरह वगैरह। अभी कारणों के आधार पर सिर्फ यही बनेगा या उससे बने जो दोष है ये और भी कुछ कर पाएंगे, ये भी एक जरूर सोचना इस प्रकार का है। जनरली ऐसा होता है कि जब दोष रोग निर्माण करते हैं तो उनकी शक्ति उसमें खर्च हो जाती है और फिर वो दूसरा और कुछ बनाने के लिए समर्थ नहीं होते। लेकिन दूसरी भी चीज ऐसी है कि अगर ऐसा होने पर भी, रोग निर्माण होने पर भी कारणों का सेवन चालू ही है तो रोग दोषों को फिर से बल मिलता है। और वो दूसरा विकार भी निर्माण कर सकता है। पहला जो डिसीज है उसको भी बढ़ा सकते हैं और दूसरा रोग भी निर्माण कर सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज उसमें है। हाँ, तो कारण वैसे ही अगर चालू रहेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वही रोग बढ़े या फिर उन दोषों के आधार पर दूसरा रोग भी नया निर्माण इस प्रकार का हो जाए। और ये काफी मुसीबत वाली इस प्रकार की स्थिति रहे। अभी एलोपैथी में जिन जिन रोगों में केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ के बारे में सोचा गया है, हाँ, और एक मीन स्टैंडर्ड लेवल पे लाके रख दिया है, कारणों का जिक्र ही नहीं है, तो उन सभी रोगों में दो तरीके से सोचना पड़ता है। एक तो रोग मूल रूप से ठीक नहीं हुआ, कारण ढूंढे ही नहीं है तो कारण टालने का सवाल ही नहीं है, और कारण वैसे ही चालू है तो ये रोग सप्रेस हो गया लेकिन दूसरा कोई रोग उसमें से उभर आएगा, और वो क्या आ सकता है ये एक बार सोच लेना चाहिए। डायबिटीज है, शुगर लेवल मेंटेन है, फिर भी किडनी फेलियर हो जाएगा, फिर भी रेटिनोपैथी हो जाएगी इस तरह से। और शुगर कंट्रोल नहीं है तो भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। और फिर इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या है ये भी देखना जरूरी है। एंटी डायबिटिक ड्रग चालू है तो वो अपतर्पण करने वाली दवाइयां हैं, और इस अपतर्पण से क्या आगे होगा ये भी सोचना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कारणों को ढूंढना, कारणों को टालना एक अहम चीज है। कारण के विपरीत इस प्रकार की चिकित्सा करना, हेतु विपरीत चिकित्सा करना, ये उसमें अहम चीज है। और उसके आधार पर आगे क्या हो सकेगा इसके बारे में सोचना, प्रेडिक्शन करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो उसको हम कैसे टाल सकेंगे। अभी कैंसर जैसे विकारों में मान लो कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन ये सब होने के बावजूद रिकरेंस आ जाता है, मेटास्टेसिस कहीं जगह हो जाता है, ये कॉमन है। अब किन व्यक्तियों में रिकरेंस आएगा, किन में नहीं आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये एक अहम चीज है। ये कारणों पर निर्भर है। तो अगर वो व्यक्ति नॉर्मल खाना छोड़ दे, देसी गाय के दूध का प्रयोग करे और फिर ऑर्गेनिक ही लेवे, दूध 2 लीटर पर जाने के बाद ऑर्गेनिक ही लेवे वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो संभावना बनती है कि शायद वो रोग मुक्त रहेगी, वो औरत रोग मुक्त रहेगी। लेकिन फिर भी
या अभी पैथोलॉजी के जरिए ER/PR HER2 स्टेटस जो है वो अगर अच्छा नहीं है, ER/PR पॉजिटिव HER2 निगेटिव, यही पेशेंट्स अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। अगर इसमें कुछ भी अलग कॉम्बिनेशन है तो कैंसर दोहराने के चांसेस या मेटास्टेसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जिन जिन औरतों में केमोथेरेपी ली गई है उनमें ब्रेन मेटास्टेसिस डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा इस प्रकार के। तो अभी इन कारणों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। हाँ, कि अगर इसमें मेटास्टेसिस होगा तो वो कहाँ होगा, स्केलेटल मेटास्टेसिस होगा, लंग में होगा, ब्रेन में होगा, कहाँ पे इस प्रकार से मेटास्टेसिस होगा, या दूसरे ब्रेस्ट में हो जाएगा। और क्या ये ER/PR और HER2 इसके बारे में हमें कुछ सुझाव दे पाएंगे या इनके बारे में कुछ कह पाएंगे, ये होने की संभावना ज्यादा है। अभी फिलहाल सिलसिला तो ऐसा चलता है कि जो मरीज आते हैं उनकी कंडीशन को देख के हाँ उनके अनुसार चिकित्सा शुरू करनी है, ये सबसे अहम बात पण आता काही पेशंट पण असे बघितले की ER/PR नॉर्मल आहे है। अंडरनिरीकरण झालं त्या पूर्वव्याधीशी असते त्या त्याऐवजी बरीच कारण दिली त्याच्यातनं आपण असं सांगू शकतो का की नॉर्मल बऱ्यापैकी दिवस राहू शकते? अवघड है समझा। और इसमें मानस भावों का भी एक अहम रोल है कि मानसिक स्थिति कैसी है, हाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिप्रेस्ड है, क्या है इस प्रकार से। तो उसके आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन आएंगे। विषादो रोगवर्धनानाम, ये तो अहम चीज है कि विषाद अगर निर्माण हो जाता है तो वो रोगवर्धन करने वाले चीजों में सबसे अहम इस प्रकार का। तो इसके जरिए रोग की बढ़ोतरी होती है और ये देखा नहीं जाता, ये समझा नहीं जाता कि विषाद हो गया और इसके लिए रोग की बढ़ोतरी होगी। तो ये काफी टेढ़ा मामला है, काफी डिफिकल्ट है समझने में। फिर भी हाँ हमें कोशिश तो करते रहनी चाहिए और जितने भी परीक्षण भाव है उन सभी भावों का जहां हो सके वहां तक परीक्षा उनकी करते रहे, हाँ तो हमारे से कुछ छूट न जाए, ये बात हमने ध्यान में दी ही नहीं इस प्रकार से। जबकि हम इतनी गहराई में जाकर केस टेकिंग करते हैं तो भी हमसे कुछ बातें छूट सकती है, तो जो केस टेकिंग करते ही नहीं है उनके बारे में क्या कहना। तो कोई भी बात छूट न जाए इसके लिए जितना प्रोफार्मा अच्छा रहेगा और अच्छे तरीके से फिलअप किया जाए। सिर्फ प्रोफार्मा अच्छा होना जरूरी नहीं या होने से काम नहीं चलेगा, वो उसी तरीके से भरना भी चाहिए। हम इस केस को समझ रहे हैं ऐसा समझकर भरना चाहिए। मुझे ये केस ट्रीट करनी है और मुझसे कोई भी मुद्दा छूट न जाए, इसके बारे में थोड़ा देखना है। तो इतने सारे आधार है दोष से व्याधि किस प्रकार का निर्माण होगा ये देखने के लिए, और सभी का भली भांति अगर प्रयोग होता है, सभी के बारे में भली भांति जानकारी होती है तो ही शायद कुछ बात बनती है कि हम अच्छे तरीके से रुग्ण को समझ पाएंगे और फिर अच्छे तरीके से उसकी ट्रीटमेंट इस प्रकार से होगी। तो जैसे मैंने कहा कि ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। फिर भी अभी कंप्यूटर के जरिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो शायद उसमें कुछ
थोड़ी सुविधा होगी और हम थोड़ा आसानी से इन सभी भावों को देख पाएंगे। इसके लिए उसका भलीभांति प्रयोग होना चाहिए। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में यही एक अहम चीज है। ये काफी मुश्किल है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बनाना, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और उन सभी वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए, सभी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए क्या होने की संभावना है ये सोचना है, क्या हुआ है ये सोचना है, और क्या होने वाला है ये भी सोचना है इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में अभी मैंने काफी इसका उत्तर दिया है। 2 सवाल इसने भी पूछे थे, क्या है? मी एक असा प्रश्न विचारत आहे की वेगवेगळे रोग घेऊन पेशंट येतो, तर वेटेज कसं कसं देत जायचं? अगर मरीज अलग अलग रोग लेके आता है, बहुत सारे रोग एक समय में मौजूद इस प्रकार के हैं। अभी एलोपैथी में क्या करते हैं कि known case of diabetes mellitus for so many years on treatment, known case of hypertension so many years on treatment, और फिर अभी की कंडीशन क्या है, अभी पैरालिसिस हो गया है, अभी कैंसर हो गया है, अभी और कुछ हो गया है वगैरह इस प्रकार से। वहां पे वो सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, डायबिटीज है उसकी दवा चालू है वो कंट्रोल में, हाइपरटेंशन है उसकी दवा चालू है वो कंट्रोल में, सिर्फ ये बैकग्राउंड में रखना है। अभी फिलहाल कंडीशन क्या है, अभी स्ट्रोक हुआ है उसकी चिकित्सा करनी है, उसके लिए एमआरआई करो, क्लॉट है क्या देखो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अभी हार्ट अटैक आया है तो उसके बारे में सोचो, अभी कैंसर हुआ है तो उसके बारे में सोचो, और सभी की दवाइयां एक साथ चलती रहेगी तो 15 20 25 कितनी भी दवाइयां चलती है, हर एक रोग के लिए एक एक दवा इस प्रकार से होती रहती है। अब आयुर्वेद की दृष्टि से इसको एक रोग समझना काफी मुश्किल है। फिर हमारे हिसाब में अगर सभी लक्षण हेतु के नतीजे पर हम किसी रोग के नतीजे पर पहुंच सकते हैं तो अलग चीज है। अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो उसमें 2 तरीके हो सकते हैं। इन सभी रोगों के लिए उपयुक्त औषध कौन सा है, जो प्रमेह में भी काम करेगा, जो हृदरोग में भी काम करेगा और कैंसर में भी काम करेगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। चाहे अकेला द्रव्य हो, चाहे कॉम्बिनेशंस योग इस प्रकार के हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी फलश्रुति में ये सभी रोग अगर हैं तो संभवतः हम नाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन उस दवा का प्रयोग करके उसमें फायदा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। पेशेंट हिस्ट्री यदि सही दे रहा या गलत दे रहा, ये कैसे अनुमान लगाएंगे, क्योंकि केस पेपर की काफी चीजें प्रश्न बेस है। ये भी सवाल अच्छा है। ये हमें जांच करनी चाहिए कि सही मायने में उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा है, कुछ छिपा रहा है इस प्रकार से। खास करके कोई मर्द आया है, उसके साथ उसकी माँ है, उसका पिता है, ये स्मोकिंग कर रहा है लेकिन बताना नहीं चाहता माँ और बाप की बात सामने, इस प्रकार से। तो सही उत्तर दे रहा है नहीं दे रहा है ये पता नहीं चलता इसके बारे में, ऐसी स्थिति हो सकती है। कदाचित ऐसा होता है वो बाद में बताता है वो बाहर जाने के बाद, और कदाचित नहीं भी बताता है इस प्रकार से, और उसको सामने से पूछेंगे तो नहीं बताएगा क्योंकि डर है उसको इस प्रकार। तो केवल केस पेपर के आधार पर भी निदान नहीं होगा। केस पेपर एक बेस बन जाएगा, आपको खुद परीक्षा करनी है मरीज की।
और आप किस तरीके से करते हैं वो एक अलग चीज है। नाड़ी परीक्षा से देखते हैं, उधर परीक्षण करते हैं दातार गुरु जी के हिसाब से, ब्रीदिंग पैटर्न वगैरह ये सब देखते हैं, वहाँ कुछ कफ है वगैरह वगैरह, मुंह खोल कर देखते हैं अंदर कुछ है इस प्रकार। और फिर सारता परीक्षण भी थोड़ा सा होना जरूरी है। शुष्क स्पीड वगैरह इस प्रकार की है जो कृशता है, स्थूलता है, वर्णक में परिवर्तन इस प्रकार का है। तो जो भी भाव हम नोट कर सकते हैं पेशेंट के बताने के बगैर, वो भी देखनी चाहिए। तो अभी पेशेंट ने क्या बताया, हमें परीक्षण में क्या मिला, और तीसरा एक ये है कि हमें आधुनिक परीक्षण में क्या मिला। जो भी रक्त की जांच हो गई हो, एक्सरे सोनोग्राफी ऐसा कुछ हो गया हो, उसके जरिए हमें क्या पता चला, ये भी एक रहे। अब इन तीनों को साथ में लेंगे तो शायद हम अच्छे नतीजे पर पहुंचे कि ये होने की संभावना इसमें सबसे ज्यादा इस प्रकार की है। और फिर हमें अग्नि बल भी देखना है, शारीरिक बल भी देखना है, मानस बल भी देखना है। ये भी एक अहम चीज है। आर्थिक स्थिति कैसी है ये भी देखना है, संस्कार किस प्रकार के हैं उसके ऊपर ये भी देखना है, कि किस कुल में, जाति में, देश में उसका जन्म हुआ है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और बचपन से या जन्म से लेकर किस प्रकार से उसकी परवरिश हुई है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आगे क्या स्थिति हो सकती है, वास्तव में क्या है इस प्रकार। If there is a female patient with multiple breast lumps in both breasts which are benign, is it possible they become cancerous afterwards? ये possible है। Also, why these multiple lumps appear? It has been observed in young as well as menopausal women also. तो मेरे ख्याल में इसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा। ये फाइब्रोएडिनोमा इस प्रकार से कहते हैं उसको। और फाइब्रस टिश्यू या मेदो धातु से उसका कुछ रिलेशन है। अब ये फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लिवर, ये भी बात बताई जाती है। लाइपोमा के मरीज कुछ देखते हैं, यूटेराइन फाइब्रॉइड दिखाई देते हैं। तो इन सभी के बारे में एलोपैथी में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। ये निर्माण कैसे होते हैं, कारण क्या है उसके बारे में, तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, हमें उसके बारे में निदान करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। दूसरे कौन से है डिसाइड करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और फिर उसको ट्रीट कैसे करेंगे उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये भी कैंसर जैसी डिफिकल्ट चीज है समझने के लिए। सिर्फ ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है जो बाकी फाइब्रस टिश्यू डेवलप होते हैं, लेकिन इन सभी बातों को जान लेना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो अभी फिलहाल जितने भी इस प्रकार के रोग है जिसको कुछ नॉमेनक्लेचर दिया गया है, फाइब्रॉइड यूटेरस हो, फाइब्रोएडिनोमा हो, या मसल टेयर होने के बाद, लिगामेंट टेयर होने के बाद वहां फाइब्रोटिक टिश्यू बन गया हो, सब म्यूकोस फाइब्रोसिस रेडिएशन के बाद बनता हो, तो ये हमारे हिसाब में क्या है, किस प्रकार से ये बनता है, और उसको रिवर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये काफी मुश्किल होता है इस तरीके से इन सभी के बारे में समझना।
लेकिन ठीक है जितने भी इस प्रकार के रोग है तो उसके उसके बारे में सोचना पड़ेगा अभी के हिसाब से. As patients are unaware of clinical significance of history, they are having concern for present complaints only and very casual approach to questions regarding history. ये भी सही है. और दूसरी चीज इसमें ऐसी है कि वो किस कारण के लिए हमारे पास आए हैं, ये भी एक अहम चीज रहती है. अगर उसका कंसर्न प्रेजेंट बीमारी है और वो शायद कुछ अलग ही हो सकती है, हमारे पास सीरियस रोग के लिए आई ही नहीं है, या उनके मन में सीरियस रोग के लिए एलोपैथी की ट्रीटमेंट चल रही है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है. या डायबिटीज के लिए दवा चल रही है, उसके बारे में सोचना नहीं है. क्या करना है उसके बारे में सोचना, वो कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है, तो वो डिसीज कंट्रोल है. मैं अभी ये मुझे तकलीफ हो रही है इसलिए आ रहा हूँ, बस वो आप दुरुस्त करें, बाकी के लिए मैं कर रहा हूँ इस प्रकार से. तो ये बात सही है. और फिर कुछ लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, कितने सवाल पूछते हो, क्यों पूछते हो इतना, ये सब लेकर क्या करना है तुम्हें वगैरह, इस प्रकार से भी होता है. कुछ लोग प्रशंसा भी करते हैं, आज तक किसी ने इतना बढ़िया केस टेकिंग नहीं किया, मुझे समझने की कोशिश नहीं की, ऐसा भी बताने वाले लोग होते हैं. और दोनों तरीके के वैद्य भी हैं. खड़ी वाले वैद्य एक दिन में 300-400 पेशेंट भी देखते थे. और देखना यानी कि क्या, पेशेंट आपके सामने बैठेगा, लक्षण बताएगा तो इनकी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी वहीं से लिखना, और 1 या 2 मिनट में पेशेंट का काम हो गया. दूसरा पेशेंट इस प्रकार से ऐसे भी करने वाले हैं. और नानल शास्त्री भी जो है इस प्रकार के 2 घंटे तक की हिस्ट्री लेते रहेंगे इस प्रकार से, फिर परीक्षा करेंगे और फिर औषध लिखेंगे. दोनों नाही, तरीके के याच्यामध्ये वैद्य. एक मुद्दा अजून असा आहे की समजा सर्दी करताच पेशंट तुमच्याकडे आलाय, तर ती जी बॅड हिस्ट्री समजा त्याची आता कोरोनापासून इतर काही जे असेल लहान लहान सर्टिफिकेट तर औषधाला जाताना ग्रेडेशन काय करता येईल? हाँ, नहीं बता सकते. नाही, अभी प्रश्न सांगा जिस बरं. चीज के लिए देना है दवा, जो जो वो चाहता है, उसको तकलीफ क्या है वो देखना जरूरी है. जो जिस कारण के लिए वो आया है, चाहे संधि वेदना इस प्रकार की है और वो छुटकारा पाना चाहता है, और हम नोट करते हैं कि अरे तुम्हारा लीवर बढ़ गया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें सूजन है, तो उसको पहले कुछ करना चाहिए. उसको मालूम ही नहीं है कि हाइपरट्रफी है लीवर की, हिपेटोमेगाली है, और उसमें अग्निमांद्य है, तो मालूम नहीं है. हाँ ठीक है, लेकिन मुझे दर्द अभी घुटनों का दर्द है, वो पहले दूर करो इस प्रकार से. तो उसमें पेशेंट को समझाना एक अहम चीज रहेगी. और फिर उसके बारे में थोड़ा सोच सकेंगे कि किसकी ट्रीटमेंट पहिली करनी आहे, किसको महत्व देना है. गायींना हार्मोन इंजेक्शन दिलेले असते, ते स्तन्य व स्रोतसाची ऍक्टिव्हिटी अनैसर्गिक पद्धतीने वाढवून दृष्टी जास्त मिळवले जाते, दूध जास्त मिळवले जाते. याचा परिणाम मानवी स्तन्य वह स्रोतसावर होत असावा. पॉसिबल. ब्रेस्ट कैंसर की संख्या अलार्मिंगली बढ़ रही है. और किसी ने ये एस्टेब्लिश करने का प्रयास नहीं किया. जैसे जर्सी गाय के दूध से जुवेनाइल डायबिटीज होता है ये सिद्ध हो गया, ऑटिज्म होता है ये सिद्ध हो गया, कैंसर होता है ये सिद्ध हो गया, लेकिन पिक्यूलियरली ब्रेस्ट कैंसर इससे बढ़ा है, इस प्रकार का कोई अभी तक रिसर्च सामने नहीं आया है. लेकिन हो सकता है कि इसके आधार पर अगर रिसर्च करेंगे तो ये बात सही मालूम पड़ेगी, क्योंकि वो भी स्तन्य है
और ये स्तन का भी कार्य स्तन्य निर्माण इस प्रकार का है, तो ये पॉसिबल है कि उसका सीधा संबंध इस प्रकार से होगा। टेलीमेडिसिन को कैसे समझे? आजकल पेशेंट आस्क इट वेरी फ्रीक्वेंटली। बेटर ऑप्शन है उन्हें टाले या अगर सीरियस बात नहीं है तो कुछ सुझाव दे दे, लेकिन बेटर ऑप्शन है कि उनको कहे कि पूरी जानकारी मुझे चाहिए, मेरे पास आओ, हम परीक्षा करेंगे और फिर दवाइयों के बारे में सोचेंगे। ऐसे टेलीमेडिसिन से बात नहीं बनेगी। लेकिन दूसरी भी चीज ऐसी है अभी कि डिस्टेंसेस काफी है, कहीं से भी मरीज आपको कॉल करते हैं और आना जाना संभव ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो टेक्नोलॉजी का कुछ हद तक प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास काफी मरीज पूरे भारत भर से हैं, पंजाब से है, कर्नाटक से है, दिल्ली से है, हैदराबाद से है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वो आ नहीं सकते, मैं नहीं जा सकता तो फिजिकल एग्जामिनेशन पॉसिबल ही नहीं। तो उस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी लाइफस्टाइल का प्रोफार्मा भिजवाते हैं ईमेल पे और जानकारी ले लेते हैं और फिर वीडियो शूट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और वो होने के बाद दवाइयां दे देते हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है। 15 दिन बाद फिर से एक बार क्या स्थिति है फोन पे या वीडियो कॉल पे देख लेंगे। अगर सुधार है तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अगर बिगड़ रहा है, सुधर नहीं रहा है, तो फिर से जिक्र चालू होता है कि किस जरिए हो रहा है, हमें पूरी जानकारी मिली है नहीं मिली है और कुछ भाव रह गए हैं। त्यामुळे फायब्रोअडेनोमा एटसेट्रा विकृती वाढल्या असाव्या। इसमें फाइब्रोअडेनोमा निर्माण होगा या नहीं होगा ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसका अगर फैट से संबंध है, मेद से संबंध है, तो मेरे ख्याल में इसका संबंध ज्यादा रिफाइंड ऑयल से है या तली हुई चीजें वगैरह वगैरह इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, उनसे उनके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ये इस प्रकार से फाइब्रस टिश्यू डेवलप क्यों होता है ब्रेस्ट में, ये एक अलग चीज है। या यूटेरस में इस प्रकार से क्यों डेवलप होता है, ये एक अलग चीज इस प्रकार की है। तो अलगता से ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा, एक पूरा विषय लेकर करना पड़ेगा। अनुवंशिक आणि मानसिक कारणाला आलेले खवैगुण्य काही काळाने जाते का? जा सकता है। अनुवंशिक से तो नहीं जाएगा, मानसिक कारण अगर ठीक हो जाएंगे तो जा सकता है। Oncologists tell to the patient that they do not consume any metallic compounds, so those patients ask, are there metals in our medicines? In spite of telling everything about our bhasmas, they deny to take those medicines. ये हो सकता है अगर इसको काउंटर एक्ट करना है, अभी तक तो मैंने काउंटर एक्ट करने के बारे में बात नहीं की थी, सोची नहीं थी। तो एलोपैथी के डॉक्टर से पूछ लेना है कि आप शुद्ध चिकित्सा करो कोई भी ड्रग ऐसा नहीं देना कि जिसके साइड इफेक्ट्स है, फिर आपको जो देना है वो दे दो, हमें कोई इतराज नहीं है। इस प्रकार पेशेंट डॉक्टर को बताए, जैसे ये आयुर्वेद के बारे में सोचते हैं, हाँ मेटेलिक है तो ये दुष्परिणाम करेगा वगैरह, हेवी मेटल्स है तो दुष्परिणाम करेगा, तो ठीक है हमारी दुष्परिणाम वाली दवा है, हमारी दवा मत लो। लेकिन एलोपैथी में जिस भी एक भी द्रव्य ऐसा होना चाहिए, एक तो मेडिसिन ऐसा होना चाहिए कि जिसके दुष्परिणाम नहीं है, तो वैसी सिर्फ दवा मुझे दे देना, दुष्परिणाम वाली मेरी दवा मेरे लिए आप भी नहीं लेना। ऐसा अगर मरीज कहे तो ज्यादा से कम दुष्परिणाम करने वाली कौन सी दवा है ये सामने आएगा। ये थोड़ा सा उसका मेटल असलेली अनेक एलोपैथिक औषधे आहेत तो उनके बारे में ढूंढो
और उस प्रकार का अगर वो मेडिसिन प्रयोग कर रहा है तो उसको सजग करो उसके बारे में। मेरे ख्याल में कुछ बरस तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हम कितनी भी कोशिश करें इसका आसानी से हल नहीं होगा। हिपेटोनेफ्रोटॉक्सिक अनेक एलोपैथिक औषध है, वो तो सही है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन क्या है कि जनमानस के ऊपर एलोपैथी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। वो उनको डॉक्टर मानते हैं, हमें नहीं मानते। हमें ज्यादा से ज्यादा एक वैद्य है, कुछ नुस्खे है उसके पास, कोई साइंस नहीं है ऐसा ही मानते हैं, वो साइंस है। और फिर उसके जरिए ये सब बातें होती रहती है। और एलोपैथी में अभी ऐसा हुआ है कि वो समझ चुके हैं ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, ये वाले लोग हमारे लिए कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे। उसमें अभी उनको उनके मन में कोई संदेह नहीं रहा। तो मूले कुठार नए ने न्याय से पहले ही उसको खत्म कर दे कि आयुर्वेद उभर ही नहीं आए ऊपर, तो ज्यादा इस प्रकार का अच्छा होगा। ये अब भाई उनका प्रिंसिपल है, ये उनकी चाल है इस प्रकार से। और मरीज भी उनके बहकावे में आते रहते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। तो उसमें यही सिर्फ बताना कि ठीक है, अब वो छोड़ दो, दवाइयों की बात छोड़ दो। लाइफस्टाइल चेंज करने में आपको क्या दिक्कत है? आहार चेंज करने में आपको क्या दिक्कत है? वो तो शुरू करो। और उससे अगर फायदा होता है तो फिर आयुर्वेद दवा लेने के बारे में सोचो। इस प्रकार से लोग मुझे भी पूछते हैं कि आप मेटालिक दवा नहीं लेना। तो मैं कहता हूँ जो देना है वो मैं दे दूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेटालिक दवा नहीं दूंगा। इस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं होना है, ये मैं कोशिश करूंगा। तो ट्रस्टेड मेडिसिन ले लेना और 6x बनाना। जब भी सभी जो हेवी मेटल्स वाली मेडिसिन है वो 6x बनाना। तो 6x बनाने से वो लाख गुना उसमें शर्करा शर्करा आ जाती है। और फिर ये कोई उसकी टॉक्सिसिटी होने की संभावना ही नहीं रहती। तो हमें उसके बारे में थोड़ा सावध रहना चाहिए। और वनस्पति द्रवा इस्तेमाल करने में भी अगर पानी के पोल्यूशन के जरिए, जमीन के पोल्यूशन के जरिए उसमें हेवी मेटल्स आ जाते हैं तो उसके बारे में क्या करेंगे? अभी तक जो सिलसिला चल रहा है वो केवल लेड के बारे में सिलसिला चल रहा है, बाकी किसी हेवी मेटल के बारे में सिलसिला नहीं चला। मर्क्यूरी हो या सोना हो, इस प्रकार का सिलसिला चल रहा है वो लेड के बारे में ही चल रहा है ज्यादातर। उसका परीक्षण भी होता है वगैरह। लेकिन इसमें ये बात ध्यान में लेना जरूरी है कि मर्क्यूरी हमारे औषधों में है। अब देखो CFL, ये जो बल्ब बीच में निकले थे उसमें मर्क्यूरी का प्रयोग था, इस्तेमाल था। तो उसके जरिए जो भी मर्क्यूरी पानी में जमीन में घुस गया हो और हमारे पेड़ पौधों से निकल रहा हो, या लेड एसिड बैटरीज है, हाँ, उनके जरिए लेड निकल रहा हो, वो पानी में मिट्टी में मिल गया हो, तो उसको कैसे हम रोक पाएंगे? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो लोगों को बताते रहना। और आयुर्वेदिक शास्त्र एक फिलॉसफी है, ये सिर्फ मेडिसिन ऐसी स्थिति नहीं है, उसकी एक अलग डायग्नोस्टिक सिस्टम है। ये बात लोगों तक पहुंचाते रहना बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। या कोरोना काळात अनेक ॲलोपॅथिक डॉक्टरांनी
नावा करोना झाल्यावर आवर्जून आयुर्वेद औषधे पण घेतली आहेत. हं, ये सही है. कुछ डॉक्टर बदलेंगे, सभी डॉक्टर नहीं बदलेंगे, कुछ डॉक्टर बदलेंगे. और उनके बदलने पर ये विरोध थोड़ा कम होगा, ऐसी स्थिति रहेगी. समाज भी बदल रहा है, ये भी सही है. आयुष काढ़ा के जरिए कुछ लोगों को नुकसान हुआ है, पित्त की वृद्धि हुई है, कुछ तकलीफ हुई है, लेकिन आम तौर पर लोगों ने उसका फायदा उठाया है और लोगों की भावना है कि उनसे वो बच गए हैं. अन्य देश और भारत में अंतर क्या हुआ? एक तो हमारी इम्यूनिटी अन्य देशों के लोगों की अपेक्षा से ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मुकाबला करते रहते हैं हमारी पूरी जिंदगी में. उतनी तो उनको आदत है ही नहीं, विदेश वालों को आदत है ही नहीं, तो उनकी इम्यूनिटी इस दृष्टि से डाउन है. दूसरा, ये आयुष काढ़ा का प्रचलन चला, और जो भी गंडूश वगैरह इस प्रकार से करने थे, धूमपान लोगों ने किया, घर में धूपन किया वगैरह वगैरह, इन सभी के अच्छे परिणाम तो आए हैं. और तो काफी परिवर्तन समाज में आ रहा है. मेरा एक व्याख्यान हो गया था कोरोना काळातील आयुर्वेदाचे महत्व इस विषय पर. मालेगांव की कोई संस्था है, काफी 65,000 स्टूडेंट्स है, 1,500 स्टाफ है वगैरह वगैरह. तो इन्होंने मुझे ऑनलाइन लेक्चर के लिए विषय दिया था, तो विषय देखकर ही चौंक गया मैं. लेकिन इंट्रोडक्शन में कहा गया कि बहुत सारे लोगों ने जीवन शैली में परिवर्तन लाया, बहुत सारे लोगों ने ये आयुष काढ़ा वगैरह ले लिया, काफी हद तक आयुर्वेदिक औषधों का प्रयोग किया गया जो सीरियस पेशेंट थे, और उनके अच्छे नतीजे निकल आए. तो इसके जरिए लोग अभी सोच रहे हैं कि हाँ, आयुर्वेद कुछ है, कि ये केवल तोड़गे इस प्रकार का, नुस्खे इस प्रकार का नहीं है, इसमें कुछ दम है इस प्रकार. तो धीरे धीरे ये माहौल बदलेगा, लेकिन यही मौका है हम इम्यूनिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलें. हमने इसके लिए आयुर्योग गुरुकुल आरंभ किया, वेबसाइट आरंभ की, लेकिन फिर भी अभी लोग इसी भीति के माहौल में है. वो कुछ सुनने के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं. तो मूल रूप से जाकर अगर हम समाज को बोधित करते रहेंगे कि केवल वैक्सीनेशन के बारे में सोचना वगैरह वगैरह ये गलत चीज है, इम्यूनिटी बढ़ाना यही सबसे अच्छी चीज है. अब ये ब्रिटेन वगैरह में जो नया प्रादुर्भाव हुआ है वो अलग कोरोना है, दूसरी स्पेसीज है, ऐसा कहना है. तो ये वैक्सीनेशन का क्या मतलब रहेगा फिर? इस प्रकार कोरोना अगर रूप बदल देगा, जो वैक्सीनेशन हम ले लेंगे उसका क्या फायदा है इस प्रकार से? तो सबसे अहम चीज है हमारी खुद की प्रतिकार क्षमता. और वो हमारे रहन सहन, खाने पीने, हमारे व्यायाम वगैरह के ऊपर निर्भर है. तो वही सबसे अहम मुद्दा है, ये लोगों तक पहुंचाते रहना. और जो भी मरीज आते रहते हैं उनकी चिकित्सा करते रहना. कुछ मरीज इस प्रकार से होंगे, वो बताएंगे नहीं नहीं, आप इम्यूनिटी वर्क करते हैं तो आप मत ले लो. तो उनसे ये कहना कि ठीक है, आप उनकी भी दवा मत ले लो, जिस किसी ड्रग के साइड इफेक्ट्स है वो भी मत लेना, हमसे मत लेना, वो भी मत लेना, सिर्फ लाइफ स्टाइल और खाने पीने के बारे में सुने. मानेंगे नहीं वो. लेकिन कुछ विचार तो शुरू हो जाएगा कि इस प्रकार से करने से वो बिना सोच समझ के तुम वो खा रहे हो या दवाइयां ले रहे हो, बिना सोच समझ के तुम पेस्टिसाइड्स वाला खाना खा रहे हो, तो वो तो टालो. उसमें क्या दिक्कत है? वो में आयुर्वेद भी नहीं है, एलोपैथी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो समाज को अगर जागरूक करना है तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा.
not related to today's topic, but if anybody is using Saptavarti soft gel capsule of various gurtas available by Sahasrayoga Private Limited, Hyderabad based company. तो उसके बारे में क्या करना है? नाही बरोबर आहे हा प्रश्न. ऍक्च्युअली आपण हे अडकले लोक उपयोगाने हे करतात तेव्हा त्यांचा विषय नाही. त्यांना अशा प्रकारे कॅप्सूल मध्ये भरून तूप दिली तर ती कार्यकारी होतील का? अलग चीज है, थोड़ा तो काम करेगी. घृत तो घृत है, तो काम करेगी. बाद में बात करेंगे शायद. तो ठीक है. यन्मते व्याधि जन्म संप्राप्ति तन्मते व्याध्युत्पत्ति हेतु निदानमिति लक्षण. जिनके मत से व्याधि जन्म संप्राप्ति है उनके हिसाब से दोष व्याध्युत्पत्ति हेतु निदान, व्याधि का उत्पत्ति का कारण निदान है. ये व्याख्या सक्षम इस प्रकार की काफी है. और जिन लोगों के मत में दोष व्यापार संप्राप्ति है के हिसाब में उस पर अतिव्याप्ति टालने के लिए सिद्धि कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम, ये व्याख्या होनी चाहिए. It solves the problem of palatability. ठीक है, palatability एक अलग चीज है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि जो देसी गाय के घी का प्रयोग करके सिद्धकृत बनाते हैं, जैसे गव्यामृत कंपनी है, वो ज्यादा हमारे लिए हिसाब में ज्यादा अच्छा होगा. तो हमें ये जर्सी गाय के घी से छुटकारा पहले पाना है. तो वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है. ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्. श्वः पुनरपि मिलिष्यामः. तुम्ही फिरायला जाणार आहे का? हो, थोड्या वेळाने जाणार.